नमस्कार दोस्तों, मैं व्राची संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। टारगेट प्रीलिम्स करंट अफेयर बेस्ड ऑन न्यूज़पेपर इस प्रोग्राम के तहत 5 बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक जो हमने न्यूज़पेपर से लिए होते हैं उन पर चर्चा करते हैं। ये एक डेली करंट अफेयर वीडियो है जिसको आप 2023 और 2024 के लिए अगर प्रेपरेशन कर रहे हैं तो फॉलो कर सकते हैं। हर एक टॉपिक के बाद एक प्रश्न भी उसी टॉपिक से संबंधित हम समझते हैं ताकि MCQ की आपकी प्रैक्टिस बनी रहे और बाद के दिनों में केवल इन्हीं MCQ के सहारे आप उस टॉपिक को रिवाइज भी कर ले। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो में स्टार्ट करूं इससे पहले एक जरूरी सूचना है आपके लिए। संस्कृति आईएएस की ओर से पेन ड्राइव कोर्स पर एक ह्यूज डिस्काउंट दिया जा रहा है। 35% का डिस्काउंट देखिए दिया जा रहा है। यहाँ पर ध्यान ये रखिएगा, ये डिस्काउंट केवल 10 से 20 जुलाई तक ही वैलिड रहेगा। इसके बाद आपको एक्चुअल जो फीस है वही पे करनी पड़ेगी। इस कोर्स को परचेज करने के लिए, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेने के लिए यहाँ पर एक नंबर दिया गया है। इस नंबर पर आप पेन ड्राइव लिख कर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरी टीम के द्वारा आपको कॉल बैक किया जाएगा, आपकी जो भी मदद होगी वो उनके द्वारा की जाएगी। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि कौन कौन से कॉम्बो पैक आप इस पेन ड्राइव कोर्स के रूप में ले सकते हैं। जनरल स्टडीज़ भी है, ऑप्शनल भी है एंड सीसेट भी है। तो हिंदी माध्यम के लिए देखिए आजकल जो पेपर आ रहा है उसमें सीसेट एक नई चुनौती के रूप में सामने आया है। तो बाकायदा सीसेट के लिए भी एक रणनीति आपके पास होनी चाहिए और इसके लिए अगर आप दिल्ली नहीं आना चाहते हैं तो अपने घर बैठकर भी तैयारी कर सकते हैं इस पेन ड्राइव कोर्स के माध्यम से। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी सूचना थी। अब हम देखते हैं कि आज के डेली करंट अफेयर वीडियो में कौन से 5 टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला है ड्रैगन फ्रूट। तो देखिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो हरियाणा राज्य सरकार है इनकी तरफ से इसके कल्टीवेशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा काम किया जा रहा है। हाल ही में कृषि मंत्रालय के द्वारा बाकायदा कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया गया था। तो ये देखिए एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, हमें ये पढ़ना चाहिए। दूसरा सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंटल रिपोर्ट। एक रिपोर्ट आई है, देखिए मॉनसून का सीजन है और दिल्ली में बारिश हो नहीं रही है, लेकिन ये रिपोर्ट हमें बता देती है कि एक्चुअली में इंडिया का जो तापमान है वो बढ़ रहा है। गर्मी अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़कर लगातार जो है ज़्यादा गर्म इस देश को कर रही है। इसके बाद G20 के लिए भारत के नए शेरपा नियुक्त हुए हैं। तो शेरपा क्या होते हैं, क्या इनका काम है, और G20 के बारे में हम इस चीज़ों को पढ़ेंगे। डेरेचो तूफान, ये हमारा चौथा टॉपिक होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग सा फिनोमिना है ये। जब ये तूफान आता है तो आसमान का रंग हरा हो जाता है। तो वो हरा क्यों हो जाता है उस कार्यप्रणाली को भी हम समझेंगे। और 5th टॉपिक है अन्य पिछड़ा वर्ग OBC उपवर्गीकरण। देखिए OBC के उपवर्गीकरण के लिए केंद्र सरकार की तरफ से एक आयोग का गठन किया गया था। अभी हाल ही में उस आयोग के रिपोर्ट जारी करने के टाइम को एक्सटेंड कर दिया गया है। अब उनको 31 जनवरी 2023 को रिपोर्ट जारी करनी है। तो वो आयोग कौन सा है, पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से नाम पता होना चाहिए और ओबीसी का उपवर्गीकरण हम क्यों कर रहे हैं ये हमें पता होना चाहिए। तो इन 5 टॉपिक को MCQ के साथ मिलाकर हम काफ़ी अच्छे से चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं सबसे पहला टॉपिक। देखिए सेंटर टू प्रमोट ड्रैगन फ्रूट कल्टीवेशन इन 50,000 हेक्टेयर, ये एक न्यूज़ था। तो देखिए 8 जुलाई 2022 को कृषि मंत्रालय ने कमलम का मतलब ड्रैगन फ्रूट ही होता है, ये इसका एक अनदर नेम है, ठीक है। इस पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का क्या है आयोजन किया था। इस कॉन्क्लेव का लक्ष्य क्या है, तो ड्रैगन फ्रूट जो है उसका जो एरिया है, उसका जो उत्पादन है, प्रोडक्टिविटी यानी कि उत्पादकता है, विपणन है, ब्रांडिंग है, इसको बढ़ावा दिया जाए और साथ ही साथ जो किसान है उनकी आय में वृद्धि की जाए। देखिए ये जो फ्रूट है, मैं आपको इसकी एक पिक दिखा देती हूँ। बड़ा इंटरेस्टिंग सा ये दिखता है देखने में। ये एक्चुअली एंटीऑक्सीडेंट में भरपूर है, बहुत सारे विटामिन इसके अंदर पाए जाते हैं और आज के टाइम में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है उन लोगों के बीच में जो हेल्दी फूड को लेकर एंथुसियास्ट रहते हैं। तो अगर देखिए एक एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर फ्रूट जिसकी बहुत ज़्यादा मांग है इंटरनेशनल मार्केट में भी और नेशनल मार्केट में भी, उसका अगर कल्टीवेशन इंडियन फार्मर्स के द्वारा किया जाए तो उनको क्या है, अपनी फसल के बदले अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। तो हमारा जो एक लक्ष्य है कि किसानों की आय को हमने दुगना कर देना है, इस तक पहुंचने में आसानी होगी। वैसे भी देखिए सरकार कह रही है कि जो गेहूं और चावल है जिसकी बहुत ज़्यादा खेती होती है भारत में और तीसरे नंबर पर गन्ना आ जाता है, इनके अलावा भी एग्रीकल्चर का विविधीकरण, एग्रीकल्चर का डाइवर्सिफिकेशन करने की ज़रूरत है और इसके लिए हमें कमर्शियल क्रॉप्स को उगाने की ज़रूरत है।
कमर्शियल क्रॉप्स होते क्या हैं? वो फसलें जिनका आप वाणिज्यिक रूप से फ़ायदा उठाने के लिए उत्पादन करते हैं, यानी कि आप उन चीज़ों को बोते हैं, अपने खेत में कल्टीवेट करते हैं, जिनको फिर आप मार्केट में बेचकर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकें। तो इस तरह के जो एग्जॉटिक फ्रूट्स हैं या फिर कुछ और चीज़ें हैं, ये देखिए अगर इनका एग्रीकल्चर किया जाए, केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से किसानों को इसके लिए कुछ सहायता दी जाए, तो किसान अच्छा खासा रीप कर सकते हैं। तो कई बार मेंस में भी आप इस तरह के एग्जाम्पल्स देखिए एग्रीकल्चर वाले सेक्टर में दे सकते हैं। आइए इसके बारे में समझते हैं। जो ICAR है, जो हमारा एग्रीकल्चर रिसर्च के लिए काउंसिल है, उनका एक पार्ट है राष्ट्रीय अजैविक तनाव प्रबंधन संस्थान। ये पहले से ही इस फल के बारे में रिसर्च कर रहा है। बहुत निम्नीकृत अगर कोई मृदा है, यानी कि मिट्टी अगर खराब भी है, और देखिए वर्षा सिंचित क्षेत्र अगर कोई है जहाँ पर अच्छी खासी इरिगेशन हमें बारिश के पानी से मिल जाती है, इन दोनों ही क्षेत्रों में इसे उगाने के लिए विभिन्न पहलुओं पर शोध कर चुका है। यानी कि ना केवल सरकार के स्तर पर पॉलिसी के लेवल पर, बल्कि आप कह सकते हैं एक रिसर्च के लेवल पर भी इस फ्रूट को लेकर अच्छा खासा काम इंडिया में हो रहा है। इसीलिए इंपॉर्टेंट भी है, इसीलिए हम पढ़ भी रहे हैं। ये जो फल है आमतौर पर देखिए थाईलैंड में, श्रीलंका में, इजराइल में और वियतनाम में उगाया जाता है, लेकिन धीरे धीरे इंडिया में भी इस फ्रूट के कल्टीवेशन को लेकर इंटरेस्ट पैदा हो रहा है। ठीक बात है। अब देखिए इसके बारे में एक बेसिक जानकारी पहले हम लेंगे, फिर इसके एग्रीकल्चर के लिए, इसके कल्टीवेशन के लिए किस तरह की क्लाइमेटिक कंडीशंस, किस तरह का तापमान और बारिश जरूरी होती है उसको समझेंगे, क्योंकि प्रीलिम्स में इन्हीं चीज़ों को लेकर क्वेश्चन बन जाता है। तो देखिए ये नेटिव कहाँ का है, सबसे पहले तो ये पता हो तो मध्य और दक्षिण अमेरिका का ये एक मूल निवासी है। कैक्टस स्पीसीज का, कैक्टस परिवार का है। पपीता या स्ट्रॉबेरी नाशपाती के रूप में भी इसको जाना जाता है, कमलम भी इसको बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए ड्रैगन फ्रूट की जो खेती है वो पेरू में, मैक्सिको में, दक्षिण एशिया में, दक्षिण पूर्व एशिया में, पूर्वी एशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, कैरेबियन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और दुनिया के सभी उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है। मे भी आपको कंट्रीज़ के नेम उतने याद ना रहें, रखने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि एक्चुअली में यूपीएससी क्वेश्चन जो पूछता है वो क्लाइमेटिक रीजन के बेस पर पूछता है। तो हमें एक तो याद रखना है ये नेटिव कहाँ के है, दूसरा हमें याद रखना है कि जो हमारा ट्रॉपिकल और आपका जो सब ट्रॉपिकल रीजन है, ठीक है, यहाँ पर बेसिकली इनकी खेती की जाती है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। देखिए इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, विटामिन का बहुत अच्छा सोर्स है ये, कैलोरी इनमें बहुत कम मिलती है, फैट बहुत कम होता है, यानी कि इस फ्रूट को आप कंज्यूम कर सकते हैं, आपका वेट गेन नहीं होगा, लेकिन आपको बहुत सारे विटामिन वगैरह जो है मिल जाएंगे, न्यूट्रिशन जो है आपको मिल जाएगा। अब इस फ्रूट के कल्टीवेशन के लिए किस तरह का जलवायु अच्छा होता है, तो देखिए इस फसल का एक बहुत अच्छा गुण ये है कि इसको चरम तापमान पर और बहुत खराब मिट्टी पर भी आप उपजा सकते हैं। लेकिन अगर बेस्ट की बात की जाए तो जो उष्ण कटिबंधीय जलवायु है, जो आपका ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है, वो इसके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है, राइट। इसके अलावा देखिए 40 से 60 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा हो, 20 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच का जो तापमान हो, वो इसके लिए सबसे अच्छा माना जाता है। मिट्टी की बात करें तो खराब मिट्टी में भी उग जाता है, इतने नखरे नहीं हैं इस प्लांट के, लेकिन जो रेतीली मिट्टी होती है, ठीक है, वो इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ठीक बात है। अच्छी फसल के लिए मिट्टी का जो pH है वो 5.5 से 6.5 के बीच में होना चाहिए। अगर रोपण की बात करें तो दो तरह की विधियां हैं। पहला तो आप इसका बीज लेकर, बीज से जो है कल्टीवेशन कर सकते हैं, रोपण कर सकते हैं। दूसरा पौधे के नमूने से, जो हम उसकी ब्रांच कट करके स्टिक्स के रूप में लगा देते हैं, उससे कर सकते हैं। बीज से जब इसकी आप कह सकते हैं खेती की जाती है, तो उसमें 3 महीने का टाइम कम से कम पौधे को तैयार होने में लग जाता है, तो थोड़ा सा स्लो हो जाता है। तो किसान जनरली जिस विधि का प्रयोग करते हैं वो दरअसल पौधे के नमूने से कटिंग लेकर जो है करते हैं, तो इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो एक फसल के बारे में, एक एग्रीकल्चर के टॉपिक के बारे में इतनी डिटेल अगर आप पढ़ लेते हैं तो एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से वो तैयार हो जाता है। अब आइए इस पर जो है ड्रैगन फ्रूट पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इन पर आपको विचार करना है। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि कैक्टस परिवार से संबंधित है। मध्य और दक्षिण अमेरिका क्या है? स्थानिक फल है, नेटिव फल है। एग्जैक्टली यही इन्फॉर्मेशन हमने पढ़ी थी, सही हो जाएगा। इसकी खेती के लिए उष्ण कटिबंधीय जलवायु के साथ साथ रेगुर मिट्टी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है।
देखिए उष्णकटिबंधीय जलवायु तो सही बात है, लेकिन रेगुर मिट्टी क्या ये ठीक है? नहीं। हमने रेतीली मिट्टी की बात की थी। रेगुर काली मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो एक फैक्ट हमारा ठीक है, बट ये वाला गलत है, तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट क्या है? गलत हो जाएगा। भारत में इसकी खेती केवल गुजरात में की जाती है। भाई अभी हमने पढ़ा केंद्र सरकार बहुत एफर्ट कर रही है इसकी खेती को बढ़ावा देने के लिए। हरियाणा गवर्नमेंट का भी मैंने नाम लिया था, और बाकी और राज्य सरकारों का भी ध्यान इस ओर अभी जा रहा है। तो केवल गुजरात, वेरी एक्सट्रीम स्टेटमेंट। भाई पहली बात तो जो इसके लिए क्लाइमेटिक कंडीशंस चाहिए वो इंडिया में मिलती है। तो जब क्लाइमेटिक कंडीशंस इंडिया में मिलती है तो क्यों किसी चीज़ की खेती बस गुजरात तक सीमित होकर रह जाएगी? या तो कोई फसल ऐसी होगी जो गुजरात जैसी क्लाइमेटिक कंडीशन में ही हो सकती है। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या है? हमारा गलत हो जाता है। तो देखिए कौन सा सही पूछा है, तो हमारा दूसरा और तीसरा गलत है, केवल पहला सही है। तो बी जो है हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक नंबर 2 की। क्या है? सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंटल रिपोर्ट, इसको CSC भी बोलते हैं। यहाँ पर देखिए मानसून टेम्परेचर्स नाउ हायर देन इन समर, CSC रिपोर्ट। ठीक है, तो देखिए ये इन्होंने देशव्यापी एक विश्लेषण किया था, जिससे ये पता चला कि सामान्य परिस्थितियों के विपरीत अब जो मानसून का तापमान है वो गर्मी की तुलना में अधिक हो गया है। सामान्य परिस्थितियाँ क्या होती थी? देखिए सामान्य परिस्थितियाँ ये होती थी कि जो समर्स होते थे, आप मान के चलिए मई जून वाला जो एक ड्यूरेशन होता था उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती थी। लेकिन जून के बाद से लेकर जुलाई वाला जो मौसम हमारा रहता था उसमें मानसून आ जाता है इंडिया में प्रॉपर तरीके से, और टेम्परेचर से बहुत राहत मिलती थी। और आप कह सकते हैं कि गर्मी के कंपैरिजन में, गर्मी के मौसम के कंपैरिजन में मानसून के मौसम में गर्मी थोड़ी कम होती थी। लेकिन CSC के विश्लेषण से हमें ये पता चला है कि अब जो मानसून वाला मौसम है वो भी गर्म होता जा रहा है, और कई बार तो गर्मी के तापमान से भी ज़्यादा गर्म है, जैसे दिल्ली में बारिश ही नहीं हो रही है, राइट। चलिए आप देखिए CSC की एक अर्बन लैब है, जिन्होंने जनवरी 2015 से लेकर मई 2022 यानी कि मोस्ट रिसेंट महीना में तक भारत के तापमान का जो रुझान है उसका विश्लेषण किया है। और गर्मी का जो स्ट्रेस होता है, हीट स्ट्रेस जो होता है, उसके जो 3 आयाम होते हैं, कौन कौन से? एक तो सतही हवा का तापमान, यानी कि जो आपका सरफेस आपका है उसका टेम्परेचर कितना है, भूमि की सतह का तापमान, ठीक है, और सापेक्षिक आर्द्रता। इन तीनों को कवर किया है और इनके द्वारा वार्मिंग प्रवृत्तियों को समझने का प्रयास किया है। भाई उन्होंने 3 फंडामेंटल चीज़ें ली। एक तो जो हमारी सरफेस एयर है उसका टेम्परेचर कितना है, फिर जो पृथ्वी यानी हमारी सतह है जो इसका सरफेस का टेम्परेचर कितना है, और फिर हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैसी, आजकल कितना ह्यूमिड मौसम हो रखा है, एकदम चिपचिप वाला, है ना। तो इन तीनों ही आयामों को लेकर इन्होंने कुछ गर्मी के, कुछ वार्मिंग होने के रुझानों को समझने का प्रयास किया है। तो देखिए 2016 में बहुत ज़्यादा गर्मी हुई थी, और माना जाता है कि 2016 के बाद से 2012 की गर्मी 2010 की गर्मियों के बाद दूसरी सबसे गर्म जो है रही है, ठीक है। और दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद जैसी जो बड़ी सिटीज़ हैं, मेगा शहर हैं, उनके आसपास बड़े क्षेत्रों की तुलना में बहुत अधिक गर्म है। देखिए ये जो सिटीज़ है मेगा, इनका जो आसपास का एरिया है, एक्चुअली यहाँ पर टेम्परेचर रिलेटिवली कम है, बट इन बड़ी बड़ी सिटीज़ में टेम्परेचर रिलेटिवली ज़्यादा है। जैसे गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्म दिल्ली के अंदर फील होता है रिलेटिवली, अगर आसपास का एरिया देखें जहाँ पे एग्रीकल्चर वगैरह होता है, जहाँ पे ग्रीनरी है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है हीट आइलैंड प्रभाव। तो ये हीट आइलैंड प्रभाव पढ़ना देखिए ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो जब भी आपसे कोई ये पूछे कि भाई जो सिटीज़ हैं हमारे यहाँ, ये आसपास के एरिया से गर्म क्यों दिखती है, तो हमेशा इसका जवाब होना चाहिए कि भैया ये हीट आइलैंड इफेक्ट की वजह से है। अब ये हीट आइलैंड इफेक्ट होता क्या है? देखिए जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हुआ है, जिसमें मोस्टली कंक्रीट यूज़ हुआ है, ग्लास, प्लास्टिक, इस ईंट, सीमेंट, इस तरह की चीज़ें यूज़ हुई है। वहाँ से पेड़ पौधों की कटाई हो गई है, पार्क धीरे
धीरे धीरे खत्म हो गए, एग्रीकल्चर तो वहाँ होता ही नहीं है। इस वजह से जो सूरज की गर्मी है वो क्या है, वो ट्रैप हो जाती है, वो फंस जाती है, और एयर का सर्कुलेशन क्योंकि बहुत भीड़ भाड़ होने की वजह से अच्छा नहीं हो पाता, तो ठंडी हवा आकर गर्म हवा की जगह नहीं ले पाती। भाई जब तक एयर सर्कुलेशन नहीं होगा हीट तो बढ़ती है ना। बहुत आसान सा एग्जाम्पल है, एक कमरे को सुबह से शाम तक आप बंद रखिए, शाम को जाके जब आप उस कमरे को खोलेंगे तो वो एकदम गर्म हुआ रहता है, जितनी आपकी बालकनी ठंडी रहती है उसके लिहाज से, ये मैं अपने रूम की बात कर रही हूँ, बहुत गर्म रहता है, ठीक है। तो देखिए इसका मतलब क्या है, हीट वहाँ पे ट्रैप थी क्योंकि एयर सर्कुलेट होने का वहाँ पे स्पेस ही नहीं था, उसको बंद कर दिया गया था, तो वो क्या है, कंपैरेटिवली ज़्यादा गर्म है। इसी कमरे को अब देखिए बड़ी सिटी से कंपेयर कर लीजिए। पहली बात तो जो कंक्रीट वगैरह है वे सूर्य की ऊर्जा का ज़्यादा अवशोषण करते हैं, ठीक है, तो हीट वहाँ पे ट्रैप हो जाती है। दूसरा वहाँ पे स्पेस नहीं है तो एयर सर्कुलेशन नहीं हो पाता है। तीसरा ज़्यादा फ्रिज है, ज़्यादा एसी है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान है, बहुत सारे व्हीकल्स हैं जो धुआं भी छोड़ते हैं, जो लाइटिंग वगैरह का यूज़ ज़्यादा होता है, इनकी वजह से भी एक हीट इफेक्ट जनरेट होता है। कुल मिलाकर ये सारी चीज़ें एक हीट आइलैंड बना देती है। आइलैंड क्या होता है, देखिए ये पूरा का पूरा आपका पानी है, इसी के बीच में एक छोटा सी जगह आपकी जो है आइलैंड होती है, तो बस ये हीट आइलैंड भी है। आसपास का एरिया आपका पानी है, थोड़ा सा ठंडा है, लेकिन ये जो द्वीप है ये ज़्यादा गर्म है। इस तरह आप मोटे तौर पर समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर इस पिक्चर से देखिए, ये देखिए कमर्शियल बिल्डिंग्स है, ये सिटी है, ये अर्बन रेसिडेंस है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, सब अर्बन रेसिडेंस। अब क्योंकि यहाँ पर सिर्फ बिल्डिंग्स है, केवल बिल्डिंग्स है, केवल बिल्डिंग्स है, तो देखिए लाल रंग की लाइन आपको दिख रही है, ठीक है, लाल रंग की लाइन का मतलब क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है। सब अर्बन में देखिए थोड़ी बहुत ग्रीनरी भी है, रूरल में देखिए अधिकतर ग्रीनरी है, तो ये क्या है, ये ब्लू कलर की लाइन हो जाती है, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा कम है। अगेन पार्क में फिर से टेम्परेचर कम होगा, लेकिन सब अर्बन रेसिडेंशियल में फिर से टेम्परेचर ज़्यादा है, रूरल फार्मलैंड वगैरह में फिर से टेम्परेचर कम है। तो आप यहाँ पर एक तरीके से ये देख सकते हैं कि आसपास का एरिया ठंडा दिख रहा है, लेकिन बिल्डिंग वगैरह के पास देखिए टेम्परेचर कितना ज़्यादा है, क्योंकि सूरज की हीट को वो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब करके रख लेते हैं। सही बात है, आसान सा कॉन्सेप्ट था, हमने समझ लिया। अब आइए देखते हैं हमारी स्लाइड क्या कह रही है। ये कह रही है कि गर्मी की कार्य योजनाओं के बिना हवा का बढ़ता तापमान, भूमि की सतह से गर्मी विकीर्ण करना, कंक्रीटीकरण, गर्मी ट्रैपिंग निर्मित संरचनाएं, औद्योगिक प्रक्रियाएं, एयर कंडीशनर से जो अपशिष्ट गर्मी निकलती है, गर्मी से बचने वाले जंगल, शहरी हरियाली, जल निकायों के क्षरण से सार्वजनिक स्वास्थ्य का जोखिम बढ़ जाएगा। मतलब खराब चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, अच्छी चीज़ें कम होती जा रही है। इसकी वजह से ह्यूमन की हेल्थ पर जो एडवर्स इफेक्ट पड़ते हैं वो और भी बढ़ेंगे। तो इस अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट को कम करने की ज़रूरत है। ठीक बात, ये हम समझ गए। अब हम देखते हैं कि आगे क्या है। तो देखिए अब उस रिपोर्ट के पास वापस आ जाते हैं जिसके बारे में एक्चुअली हम पढ़ रहे थे। इस रिपोर्ट में कुछ प्रमुख निष्कर्ष निकले हैं, जिसमें से कुछ सेलेक्टिव मैं यहाँ पे लेके आई हूँ। पहला क्या है, देखिए रिपोर्ट कह रही है जमीनी सतह के तापमान के अनुसार अगर हम सरफेस टेम्परेचर की बात करें तो 2010 के बाद ये सबसे गर्म प्री मानसून रहा है। 2010 में जितनी गर्मी हुई होगी उसके बाद अब 2022 में ये सबसे ज़्यादा गर्मी हुई थी। वहीं हवा के तापमान के अनुसार अगर एयर के टेम्परेचर की बात करें तो ये तीसरा सबसे गर्म प्री मानसून रहा है। ठीक है, बेसलाइन तापमान के मुकाबले इस बार हवा का तापमान इस सीजन में 1.77 डिग्री क्या है अधिक गर्म रहा है। ठीक है, वहीं जमीनी सतह का तापमान भी 1.95 डिग्री अधिक रहा है। हीट इंडेक्स की अगर मैं बात करूं तो ये भी 1.64 डिग्री अधिक रहा है। देखा जाए तो हर एक टेम्परेचर के आयाम पर चीजें और ऊपर की तरफ बढ़ी हैं। अखिल भारतीय स्तर पर देखा जाए तो मानसून का मौसम और प्री मौसम यानी कि गर्मी की तुलना में 0.3 से 0.4 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म रहा है। मानसून का मौसम ही ज़्यादा गर्म हो गया है। ठीक है, और तो और समय के साथ ये गर्म होता जा रहा है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स थी रिपोर्ट की। तो हमने समझ लिया हीट आइलैंड इफेक्ट क्या होता है, CSC ने कौन सी रिपोर्ट जारी की है, उस रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है। अब आइए एक प्रश्न पर बात कर लेते हैं। शहरों में इमारतें अक्सर कांच, ईंट, सीमेंट और कंक्रीट से बनी होती हैं, जिसकी वजह से उनका एल्बिडो
उच्च होता है, जो शहरों में उच्च गर्मी का प्रभाव पैदा करता है। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको ये तो पता चल गया, कांच, ईंट, सीट, कंक्रीट अगर है तो शहरों में उच्च गर्मी का प्रभाव होता है, इतना तो ठीक है। लेकिन ये एल्बिडो उच्च होता है, ये क्या चीज़ है? देखिए, सबसे पहले एल्बिडो को ही समझना पड़ेगा, ठीक है। दरअसल बहुत आसान सी कॉन्सेप्ट है। देखिए, सूरज की धूप आती है पृथ्वी पर, उसमें से कुछ गर्मी को हम रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं। अब देखिए, जो चीज़ जितने हल्के रंग की होती है, वाइट कलर, पिंक कलर, 20 कलर्स, ये क्या है, ये गर्मी को ज़्यादा रिफ्लेक्ट बैक करते हैं क्योंकि इनका रिफ्लेक्शन अच्छा होता है। लेकिन जो डार्क कलर्स होते हैं, जैसे आपका ब्लैक कलर है, ब्राउन कलर है, ये हीट को कैप्चर करने की एक टेंडेंसी रखते हैं। तो जो ग्लेशियर्स हैं, जो सफ़ेद रंग की बर्फ़ से ढके हुए हैं, उनका एल्बिडो होता है बहुत हाई। जिसका जितना हाई एल्बिडो मतलब वो उतना ज़्यादा रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है। जिसका जितना लो एल्बिडो, जैसे आपका कंक्रीट है, गहरे पेंट किए हुए आपके जो घर हैं, ठीक है, आप डार्क कलर के पहने हुए जो कपड़े हैं, इन सब का एल्बिडो लो होता है, मतलब कि ये रिफ्लेक्ट बैक कम करते हैं। अब इतना अगर आपको पता है तो मुझे ये बताइए कि जो शहरों में इमारतें हैं, जो ईंट, सीमेंट, कंक्रीट वगैरह से बनी होती है, जो जनरली डार्क कलर की होती हैं, इनका एल्बिडो हाई होगा कि लो होगा? ऑब्वियस सी बात है, इनका एल्बिडो लो होता है। लो होने की वजह से ये गर्मी को ट्रैप करती हैं और इस वजह से हीट आइलैंड इफेक्ट बनता है। तो उच्च होता तो अच्छा होता, लो है तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो देखिए, सिर्फ एक इतने से वर्ड की वजह से बाकी पूरी स्टेटमेंट जो ठीक थी वो गलत हो गई। तो इतने फोकस के साथ पढ़ना होता है और जहाँ पे भी चीज़ है उसको सर्कल कर देना होता है, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट, शहरी ज्यामिति हवा के प्रवाह और सौर ऊर्जा को अवशोषित करने और छोड़ने की क्षमता को प्रभावित करती है। शहरी ज्यामिति मतलब क्या भैया, एक किस तरह से जो आपकी सिटी है उसका क्या एक आर्किटेक्चर है, किस तरह से बनी है। अगर शहर बहुत ज़्यादा ऊंची ऊंची बिल्डिंग से बने हुए हैं, वहाँ पे पार्क वगैरह कम है, आपस में स्पेसिंग बहुत कम है। जैसे दिल्ली में अगर आप देखेंगे, मुखर्जी नगर वाला एरिया, नेहरू विहार, गांधी विहार वाला एरिया, बिल्डिंग्स इतने पास पास बनी हुई है, गलियों में एकदम स्पेस ही नहीं है। तो वहाँ पर देखिए, ना तो एयर सर्कुलेशन हो पाएगा, ना ही वहाँ पे जो धूप एक बार ट्रैप हो गई है वो वापस निकल पाएगी। तो देखिए, शहर की जैसी ज्यामिति होगी वो इफेक्ट डालेगी कि वहाँ का एयर सर्कुलेशन कैसा होगा, वहाँ पे हीट ट्रैप कैसा होगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि शहरी ज्यामिति देखिए इस सब पर प्रभाव डालती है। तो ये क्या है, ठीक स्टेटमेंट है। अब पूछा गया कौन सा सही है, देखिए पहला गलत है, दूसरा सही है, बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो पढ़ाई करने के बावजूद भी क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट हमारी थोड़ी अलग लगती है, तो उसको हम डिटेल में डिस्कस करके इसीलिए पढ़ लेते हैं। अब हम जो है चलते हैं अपने थर्ड टॉपिक की तरफ। क्या है, G20 के लिए भारत के नए शेरपा, जो फॉर्मर नीति आयोग सीईओ थे अमिताभ कांत, उनको नया शेरपा बना दिया है G20 का, ठीक है। इससे पहले जो हमारे वाणिज्य एवं उद्योग उपभोक्ता मामलों के मंत्री थे पीयूष गोयल, वो शेरपा थे। अब इसकी जगह जो है अमिताभ कांत जो है लेंगे, ठीक बात है। अब आइए समझते हैं शेरपा भैया क्या होते हैं। तो ये अमिताभ कांत की देखिए फोटो है। कांत की जो नियुक्ति हुई है भारत द्वारा इस वर्ष के अंत में G20 की अध्यक्षता ग्रहण करने से पहले हुई है। देखिए, भारत G20 लीडर्स समिट का पहली बार, इसीलिए G20 इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट टाइम जो है इंडिया 2023 में इस समिट को अपने यहाँ आयोजित करा रहा है। और भारत 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक इसकी अध्यक्षता करेगा। इसकी प्रेसिडेंसी जो है इंडिया के पास रहेगी। अब शेरपा क्या होता है, देखिए नेपाल का एक वर्ड है। नेपाल में जब आप मतलब माउंटेन वगैरह करने के लिए जाते हैं तो एक शेरपा होता है जो आपको गाइड करता है, जो आपको बताता है कैसे करना। शेरपा पहले से ही सारी चीज़ें फाइनलाइज करके रखता है ताकि आपको बहुत आसानी हो जाए। यही काम डिप्लोमेसी में भी होता है। राज्य का जो कोई प्रमुख है या सरकार के प्रमुख है, जैसे हमारे केस में जो हमारे पीएम है, उनका ये व्यक्तिगत प्रतिनिधि होता है। भाई पीएम जब किसी मीटिंग में, किसी शिखर सम्मेलन में भाग लेने जाएंगे तो छोटी छोटी चीज़ों को वो तो देखेंगे नहीं, भाई वो तो जाएंगे, पहले से निर्धारित जो एजेंडा होगा उस पर बातचीत करेंगे, जो पैक्ट वगैरह पहले से बातचीत होकर रखी होगी उन पर साइन वाइन करना फाइनल करेंगे, आ जाएंगे। वो सारा बैकग्राउंड वर्क, वो सारा होमवर्क का काम वो शेरपा करके रखता है। तो ये क्या होता है, सरकार
सरकार के प्रमुख का व्यक्तिगत प्रतिनिधि होता है जो एक अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन की तैयारी करता है, जैसे कि G7, G20 या फिर दूसरे और कोई भी समिट। शेरपा शिखर सम्मेलन के माध्यम से योजना, बातचीत, प्लानिंग वगैरह, एग्जीक्यूशन वगैरह जैसे कार्यों में लगा होता है। ये एजेंडों का समन्वय करते हैं, उच्चतम राजनीतिक स्तरों पर आम सहमति बनाते हैं, पूर्व शिखर परामर्श के पूरी की पूरी सीरीज में ये भाग लेते हैं। भाई शिखर सम्मेलन होने से पहले जितनी भी बातचीत होती है उस समय ये अच्छा खासा पार्टिसिपेट करते हैं। प्रत्येक सदस्य देश के लिए प्रति शिखर सम्मेलन में केवल एक शेरपा होता है। ठीक बात है भाई, जो समिट होगा हर कंट्री अपना एक शेरपा नियुक्त करेगी, लेकिन उसकी हेल्प करने के लिए कई साउस शेरपा जो है होते हैं। अब देखिए इंग्लिश में जो स्पेलिंग है वो SOUS है, बट हिंदी में इसको शुश बोलते हैं, एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन साउस होता है। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो शेरपा कौन होते हैं ये आपको पता हो, UPSC में पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं G20 की। तो इसका गठन हुआ था 1999 में। विश्व की जो प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में टॉप 20 वाले कंट्रीज है, उनकी सरकारें, उनके केंद्रीय बैंक के जो गवर्नर है वो एक सामूहिक मंच के तौर पर उनके लिए काम करता है। वर्ल्ड में जो भी प्रॉब्लम्स मेन रूप से फेस हो रही है, खासकर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सारे मुद्दों पर इस वाले ग्रुप में चर्चा होती है। G20 दुनिया की विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाता है। ये पूरी दुनिया की GDP का 85%, पूरी दुनिया की इंटरनेशनल ट्रेड का 75% और पूरी दुनिया की आबादी की 2/3 आबादी का एक तरीके से आप कह सकते हैं जिम्मेदार है, कलेक्शन है। G20 समूह वित्त मंत्रियों और विदेश मंत्रियों की अलग अलग बैठकों की मेजबानी भी करता है। ध्यान रखिएगा G20 का कोई परमानेंट हेडक्वार्टर या इसका कोई सचिवालय नहीं है, राइट। और इस बार इसका जो शिखर सम्मेलन है वो पहली बार देखिए भारत में हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक बेसिक मैप दिया गया है। इसके कौन कौन से सदस्य देश हैं? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ। ठीक है, ये ध्यान रखना है क्योंकि रूस भी इसका देखिए मेंबर है। तो और रूस यूक्रेन की वजह से अमेरिका, यूरोप और रूस में अच्छी खासी तनातनी देखने को मिल रही है। और भारत रूस का बहुत अच्छा फ्रेंड है और अमेरिका के साथ भी अच्छे रिश्ते बना के चलता है। और सम्मेलन इस बार भारत में हो रहा है तो मज़ेदार होगा देखना कि आखिर किस तरह से सारे वर्ल्ड लीडर्स आपस में चर्चा करेंगे, राइट। अब इसमें से देखिए आप एक क्वेश्चन पर बताना है, निम्नलिखित में से किस समूह के सभी 4 देश G20 के सदस्य हैं? इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगी, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये क्वेश्चन देखिए मैंने अब क्योंकि आपको मेंबर पढ़ा दिए हैं, अब आप मुझे बताइएगा कौन से ग्रुप के चारों कंट्रीज G20 की सदस्य है, राइट। ये आपके लिए देखिए बताना है आपने मुझे, मैं आपके कमेंट पर ध्यान दूंगी। अब हमारा 4th टॉपिक डेरेचो तूफान। देखिए इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेन्ड सीरीज आती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है UPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसी में डेरेचो तूफान को लेकर एक आर्टिकल आया था जिसके बेस पर हिंदी में मैंने कंटेंट ये बनाया है। तो देखिए हाल ही में जो अमेरिकी राज्य है नेब्रास्का, मिनेसोटा और इलिनॉइस, यहाँ पर डेरेचो नाम का एक तूफान आया था। 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला था, जिससे विद्युत अवरोध भी हुआ, पर्यावरणीय क्षति भी हुई। अब ये डेरेचो है क्या? तो देखिए स्पेनिश भाषा का जो शब्द है ला डेरेचा वहां से लिया गया है और ला डेरेचा का मतलब निकलता है सीधा। अब ये सीधे से इसका नाम क्यों लिया गया ये भी पता चल जाएगा। तो जो US नेशनल वेदर सर्विस है वो डेरेचो को एक व्यापक लंबे समय तक सीधी रेखा में चलने वाली आंधी के रूप में वर्णित करता है, जो बहुत तीव्र गति की होती है, गरज वाले तूफानों के बैंड से जुड़ी होती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड सीधी रेखा में चलने वाली आंधी। अब क्योंकि ये सीधी रेखा में चलती है, एक बवंडर या चक्रवात साइक्लोन की तरह, इसमें कोई घूर्णन गति नहीं होती, कोई सर्कुलेशन ऑफ एयर नहीं होता है। गर्म मौसम की घटना है, जनरली मई में शुरुआत होती है इनकी, लेकिन अधिकांश तूफान जून और जुलाई में आते हैं। ठीक है, अन्य तूफान प्रणालियां जैसे जो बवंडर हैं या साइक्लोन वगैरह है, उनकी तुलना में एक दुर्लभ, एक रेयर जो है तूफान है। इस तरह का ये दिखता है। देखिए सीधी रेखा में हवाएं चलती हैं और ये ग्रीन कलर का पूरा आसमान हो जाता है। अब ये बताइए इस दौरान आसमान हरा क्यों हो गया? बताइए क्यों हो गया? अच्छा मैं बता दूं, चलिए मैं बता देती हूँ। तो देखते हैं,
देखिए इस दौरान होती है तेज बारिश। उस तेज बारिश में ये जो आंधियां हैं ये दरअसल आसमान का रंग हरा कर देती है। रीजन क्या है? भारी मात्रा में जो जल है और प्रकाश है इसके मध्य अंतर क्रिया होती है, यानी कि जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं, ओले हैं, वो प्रकाश के प्रकीर्णन का कार्य करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? जो लाइट है उसके डिस्पर्जन का, उसके प्रकीर्णन का कार्य करते हैं। किंतु इससे देखिए अब वाटर के बाद तो नीला रंग आना चाहिए, लेकिन नीला रंग नहीं फैलता, बल्कि जो नीले रंग की तरंगे हैं वो चली जाती है बादलों के अंदर, और फिर दोपहर या शाम को सूरज का जो लाल पीला रंग रहता है उससे मिक्स होने के बाद ये हरे रंग का दिखने लगता है। यहाँ पे क्या है, भगवान जी पूरी की पूरी ड्राइंग खेल रहे हैं, कलर्स को मिक्स एंड मैच कर रहे हैं। वाटर और लाइट की अंतर क्रिया की वजह से आपका जो ब्लू कलर बनता है वो चला जाता है बादलों में, और सुबह और शाम के टाइम जो लाल पीला रंग आसमान में रहता है वो जब इसके साथ मिक्स होता है तो आपको ग्रीन कलर की जो है आसमान, गुलाबी रंग की दुनिया भी दिखती है लोगों को, लेकिन यहाँ पे हरे रंग की दुनिया हो जाती है। ठीक है, अब देखिए डेरेचो जो है ज़्यादातर मध्य और पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में पाए जाते हैं, लेकिन रूस ने भी 2010 में अपने यहाँ पहली बार डेरेचो का उल्लेख किया था। इसके अलावा जर्मनी, फिनलैंड और हाल ही में बुल्गारिया और पोलैंड में भी ये पाए गए हैं, लेकिन ज़्यादातर कहाँ होते हैं? तो अमेरिका में होते हैं। अब आइए इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। डेरेचो के संबंध में कुछ स्टेटमेंट है। इस दौरान वायु में मौजूद जल व प्रकाश के मध्य अंतर क्रिया के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। मैंने तो फोटो दिखाई ग्रीन कलर की, तो ये क्या है? गलत है। इस परिघटना में हवाएं दोनों ओर से अत्यधिक तीव्र गति से घड़ी की सुई की दिशा में और उसके विपरीत एक साथ चलती हैं। मैंने आपको क्या बताया? साइक्लोन या बवंडर के विपरीत इसमें घूर्णन गति नहीं होती, इसमें सीधी रेखा में हवाएं चलती हैं। तो ये भी क्या है? गलत है। पूछ रहा है कौन सा सही है? भाई ना तो एक सही है ना तो दो सही है, तो डी क्या है? हमारा आंसर हो जाएगा। राइट, अब हम चलते हैं अपने 5th टॉपिक की तरफ, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी, इसके उपवर्गीकरण। तो देखिए एक्सप्लेन सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी, ये भी एक्सप्लेन सीरीज आई थी इंडियन एक्सप्रेस में, इसके बेस पर हिंदी पर एक आपका कंटेंट है। तो देखिए केंद्र ने दिल्ली उच्च न्यायालय के जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, जिनका नाम है न्यायमूर्ति जी रोहिणी, याद कर लेना इनका नाम, इनकी अध्यक्षता में ओबीसी के उपवर्गीकरण के लिए एक आयोग का गठन किया था। अब उन्होंने क्या है, इस आयोग का कार्यकाल बढ़ा दिया है। राइट, तो आपने नाम याद रख लेना, रोहिणी आयोग। देखिए 5 वर्ष पहले इस आयोग का गठन किया गया था, अब तक इसके कार्यकाल को 10 बार बढ़ाया जा चुका है। अब ये रिपोर्ट जो है 31 जनवरी 2023 में देंगे। ओबीसी का उपवर्गीकरण माने क्या? ठीक है, अब देखिए ओबीसी को 27% रिजर्वेशन स्टेट में सेंटर में मिलता है, लेकिन देखा ये गया है कि उस ओबीसी के जो अंदर बहुत सारी कास्ट है उसमें से भी कुछ कास्ट जो वैसे बढ़िया कर रही हैं, उन चुनिंदा कास्टों ने ही ज़्यादातर रिजर्वेशन का फ़ायदा उठाया है। ओबीसी के अंदर जो कास्ट पिछड़ी हुई हैं, जिनको ज़्यादा फ़ायदा मिलना चाहिए था, वो इस रिजर्वेशन का लाभ नहीं ले पाई है। तो इसलिए एक मांग उठी कि सब कैटेगराइजेशन कर दिया जाए। एक कैटेगरी है ओबीसी, उसी के अंदर फर्दर और कैटेगरीज बना दी जाए। राइट, ताकि रिजर्वेशन को भी उस सब कैटेगराइजेशन के अकॉर्डिंगली दे दिया जाए, ताकि जो ओबीसी के अंदर भी और पिछड़े हुए लोग हैं उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले। अब इसके लिए बाकायदा सर्वे करना पड़ेगा, रिपोर्ट्स प्रिपेयर करनी पड़ेंगी, अच्छी खासी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो इसके लिए एक आयोग का गठन सरकार ने किया है, जिसका नाम है रोहिणी आयोग। ठीक है, तो देखिए सरकार द्वारा आरक्षण के उद्देश्य से ओबीसी के बड़े समूह के भीतर उप श्रेणियां बनाने का विचार है, क्योंकि जो सरकार है वो 20% का रिजर्वेशन ओबीसी को सरकारी नौकरियों में और एजुकेशन में देती है। यहाँ पे देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज, उनको सोशल कैटेगरी के अनुसार दिखाया गया है। जैसे ग्रुप ए की बात करें, टोटल 50,068 जो है एम्प्लॉय थे, जिसमें से एससी 6,440 हैं, एसटी 2,826 हैं, ओबीसी 8,455 है, ईडब्ल्यूएस 11 है और बाकी जो है 32,226। इसी तरह ग्रुप सी में सफाई कर्मचारियों को एक्सक्लूड कर दिया गया है। ग्रुप डी अगेन सेम है। तो देखा जाए तो टोटल आपके कितने बैठते हैं? 5,12,075। इसमें एससी आपके 90,675 यानी कि 17%, एसटी हैं आपके 34,422 यानी कि 6.72%, ओबीसी हैं आपके 1,03,768 यानी कि 20%, ईडब्ल्यूएस है भैया आपके 0.2%, 100 हैं टोटल, और बाकी जितने वो 55.28% है।
तो इस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर देखिए रिजर्वेशन में लोग अभी हैं। अब देखिए पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने की एक संविधान पीठ थी, उन्होंने आरक्षण के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उपवर्गीकरण की आवश्यकता पर भी जोर दिया था। जब ओबीसी के सब कैटेगराइजेशन की बात चली तो फिर ये भी हुआ कि एससी एसटी में भी कुछ समूह ऐसे हैं जो सक्षम होते हुए भी आरक्षण का लाभ उठा लेते हैं और जिनको एक्चुअल में रिजर्वेशन की जरूरत है उनको लाभ मिलता ही नहीं है, तो इनका भी सब कैटेगराइजेशन करने की जरूरत है। ओबीसी उपवर्गीकरण इसलिए आवश्यक है कि ओबीसी की केंद्रीय सूची में शामिल 2600 से अधिक में से केवल कुछ संपन्न सदस्यों ने 27% आरक्षण का एक बड़ा हिस्सा हासिल किया है। ओबीसी के भीतर उप श्रेणियां बनाने का एक तर्क ये है कि सभी ओबीसी समुदायों के बीच जो प्रतिनिधित्व है वो समान वितरण सुनिश्चित करेगा। ठीक है, उपवर्गीकरण के लिए 2017 में रोहिणी आयोग का गठन किया गया था। ठीक बात है, ये हमने इसके बारे में बेसिक जानकारी ले ली। अब देखिए कौन कौन सी शर्तें जो है दी गई हैं इस आयोग को कि भैया ओबीसी के व्यापक श्रेणी में शामिल जो जातीय समुदाय हैं उनके बीच आरक्षण के लाभों के असमान वितरण की सीमा की जांच करना, उपवर्गीकरण के लिए एक साइंटिफिक अप्रोच लेना जिसके लिए मानदंड और पैरामीटर वगैरह तैयार करना, ओबीसी की केंद्रीय सूची से संबंधित, यहाँ पे केंद्रीय सूची की पूरी बात हो रही है, जातियों या समुदायों या उपजातियों के समानार्थक शब्दों की पहचान करना, उन्हें उनकी संबंधित उप श्रेणियों में वर्गीकृत करने की कवायद शुरू करना, ओबीसी की केंद्रीय सूची में जो विभिन्न प्रविष्टियों का अध्ययन करना, कोई अगर रिपीटिशन है, कोई अगर हमारे यहाँ अस्पष्टता है, कोई विसंगति है, कोई लिखने वगैरह में त्रुटि है तो उन सब में सुधार करने की सिफारिश करना। ठीक है, अब यहाँ पर अपने लास्ट टॉपिक का क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली नौकरियों और शिक्षा में ओबीसी को 15%, अनुसूचित जाति और जनजाति को 27% और 7.5% के आरक्षण का प्रावधान है। अब ये सही है या गलत है? गलत है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, ओबीसी को 27% है, एससी को उसके बाद आपका 15% है और एसटी को 7.5% है, तो ये गलत है। फिर राष्ट्रपति द्वारा ओबीसी को उपवर्गीकृत करने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। ये बात बिल्कुल ठीक है। अनुच्छेद 340 ये कहता है कि अन्य पिछड़े वर्गों के समुदायों के बेहतरी के काम करने के लिए सरकार जो है राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा एक आयोग का गठन कर सकती है। तो ये स्टेटमेंट ठीक है, ये इंपॉर्टेंट भी है, इसको थोड़ा याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब कौन सा सही है भाई? पहला तो गलत है, दूसरा सही है, बी हमारा आंसर हो जाएगा। राइट, तो यहाँ पर देखिए हमारे आज के 5 टॉपिक कंप्लीट होते हैं, साथ ही 5 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाते हैं। अब अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं, आपके करंट अफेयर में हेल्प कर रहे हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है कि किस तरीके से आपकी करंट अफेयर की प्रिपरेशन चल रही है। अगर आप कोई सुझाव, कोई फीडबैक देना चाहते हैं इस प्रोग्राम में कुछ चेंज कराने के लिए, कोई नया प्रोग्राम चलाने के लिए, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। पढ़ते रहिए, मानसून आने वाला है, एंजॉय कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।